आज मैं लेकर आई हूँ हाल ही में कंप्लीट हुई थाई बीएल सीरीज पेबैक द सीरीज के एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट सीरीज एक्सप्लेन करी है, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। तो सीरीज की शुरुआत होते ही हम एक बड़े कंपनी को देखते हैं जिसका नाम है ड्रीम एंटरटेनमेंट कंपनी, जो कि बेस्ट एक्टर्स और कंटेंट के लिए टॉप पर माना जाता है। और आज हमारा फर्स्ट लीड कैरेक्टर सान वहां एक्टर बनने के लिए ऑडिशन देने जाता है, मगर उसके फेस पर चोट देखते ही जजेज उसे रिजेक्ट कर देते हैं। पर सान की तरफ से इसका रिएक्शन उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सान एक चाकू निकालता है और कहता है कि वो यहाँ एक्टर बनने नहीं, रिवेंज लेने आया है। अब सान के कहने का क्या मतलब है, इसे समझने के लिए हमें उसकी बैक स्टोरी जाननी होगी। तो बात है 5 ईयर बैक की। सान की फाइनेंशियल हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी उस टाइम, इसीलिए उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। पर उसी दौरान वो अपनी प्रोफेसर को कुछ गुंडों से पीटते हुए बचा लेता है। पर वो गुंडे उसे प्रोफेसर के कर्जे चुकाने के लिए कहते हैं, तो वो मना कर देता है। लेकिन उसकी डेयरिंग को देखते हुए गैंगस्टर बॉस काफी इम्प्रेस होता है और उसे अपने साथ काम करने के लिए कहता है। उस टाइम तो सान एग्री नहीं होता, पर बाद में कैंसर से पीड़ित माँ के इलाज के लिए उसे पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो उसके लिए काम करना शुरू कर देता है और उसे लोगों से कर्जे वसूलने का काम दिया जाता है। पर इसी से पीड़ित एक आदमी सान से बदला लेने के लिए उसके भाई को मार देता है और उसका बॉयफ्रेंड, जिसको वो हर तरह से सपोर्ट करता था, उसे मुश्किल वक्त में छोड़कर भाग जाता है और साथ ही उसके बैंक का सारा पैसा भी चोरी कर लेता है। सान के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, तो वो गैंगस्टर बॉस से माँ की सर्जरी के लिए कर्जे लेता है, पर माँ नहीं बच पाती और सान बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। अब अपनी फैमिली खोने के बाद सान गैंगस्टर लाइफ छोड़ देता है और अपने कर्जे चुकाने के लिए वो नॉर्मल काम करना शुरू कर देता है। और ऐसे ही बीत जाते हैं 5 साल। सान अब डिलीवरी बॉय का काम करता है और उसे ड्रीम एंटरटेनमेंट कंपनी में ही डिलीवरी का काम मिलता है। पर वहाँ वो अपने उसी चोर एक्स को देखता है, जो कि अब काफी फेमस एक्टर बन चुका है। और सान उससे अपनी दोस्त से बातें करते हुए सुनता है कि उसका भी एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था, जो कि बिल्कुल एक इडियट था। एक दिन तो एक आदमी चाकू लेकर उसके घर में घुस गया था, मगर फिर उसने सान के भाई के बारे में उसे बता दिया और मरवा दिया और उसके सारे पैसे लेकर वहाँ से भाग गया। अब सान को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि इतने सालों से वो अपनी फैमिली की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रहा था, पर इसका रिस्पॉन्सिबल तो कोई और ही था। तो वो खुद को शांत करने के लिए छत पर जाता है, ताकि सोच सके कि आगे क्या करना है, बदला लेना है या नहीं। पर वहाँ पहले से एक आदमी सिगरेट पी रहा होता है, तो सान उससे सिगरेट मांगता है, लेकिन वो आदमी सिगरेट नीचे फेंक देता है और उसे उठाने के लिए कहता है। सान सिगरेट तो उठा लेता है, पर सिगरेट के पैसे 2 बार नीचे फेंक देता है और उसे उठाने के लिए बोलता है। लेकिन शायद ये चीज उस आदमी की ईगो को हर्ट कर जाती है। इसके बाद सान प्लान बनाता है कि वो भी एक्टर बनेगा और उसके कमीने एक्स से भी ज्यादा फेमस, और फिर ये उसका बदला होगा। इसीलिए वो उस कंपनी के एक मैनेजर को कॉल करता है, जिससे वो सुबह ही मिला था। फिर अगले दिन उससे मिलने के लिए ऑफिस पहुंच जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि उस मैनेजर का नाम खाजोन है और वो पहले उसके कमीने एक्स का ही मैनेजर था, पर अब कोई और उसका मैनेजर बन गया है, तो उसके पास कोई काम नहीं बचा है। और अगर वो किसी टैलेंटेड एक्टर को नहीं ला पाया तो उसकी नौकरी भी जाएगी। अब वहाँ खाजोन के साथ एक और लड़का भी था, स्काई, जो देखने में काफी क्यूट था, और उसे देखकर सान को अपने भाई की याद आने लगती है। तो सान यहाँ उनको बताता है कि यहाँ वो एक्टर बनने नहीं, बल्कि रिवेंज लेने आया है उसके कमीने एक्स से, जो अब अपना नाम बदलकर एक्टर बना हुआ है। उसकी बातें सुनकर खाजोन थोड़ा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि ये उसके लिए बहुत बड़ा रिस्क हो सकता था। फिर भी ऑडिशन के लिए वो एक स्क्रिप्ट उसे अच्छे से याद करने के लिए देता है, साथ ही उसे अपने फेस की खूबसूरती का ध्यान रखने के लिए भी कहता है। सान स्क्रिप्ट लेकर कंपनी के छत पर प्रैक्टिस करने जाता है और दोबारा वहाँ वही आदमी उसके पास आ जाता है, जिसने पिछली बार उसे सिगरेट फेंक कर दी थी।
और सान से कहने लगता है कि तुम मुझे अप्रोच कर रहे हो ताकि एक्टर बन सको। सही है, तुम्हारे पास ना लुक्स हैं ना टैलेंट है, तो एकमात्र यही तरीका है खुद को एक्टर बनाने का। मगर सान तो उसे जानता भी नहीं था, तो अप्रोच क्या करे। पर वो आदमी सान को बुरी तरह पीटता है और उसकी शक्ल खराब कर देता है। सान यहाँ फाइट बैक नहीं करता क्योंकि फिर लड़ाई बढ़ती और ये उसके फेस को और खराब कर सकते थे, तो वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन उसका ऑडिशन था, मगर खाजोन उसकी शक्ल देखकर अपना सर पकड़ लेता है। वो उसे मेकअप लगाकर स्कार छुपाता है, पर सान ऐसा नहीं करने देता। फिर वो ऑडिशन में जाता है और उसकी शक्ल देखते ही जजेस उसे रिजेक्ट कर देते हैं। और ये वही पल है जो मैंने शुरू में बताया था। पर फिर वो लोग एक मौका उसे देते हैं, मगर सान को स्क्रिप्ट याद नहीं आते, तो वो खाजोन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है कि जब लाइंस याद ना आए तो चुप मत रहो, अपने सेल्फ को रिप्रेजेंट करो। सान वैसा ही करता है, पर उसका ट्रू सेल्फ कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था। वो चाकू निकाल लेता है और जजेस को बुरी तरह धमकाकर डरा देता है। खाजोन वहां आकर उसे शांत करता है और सान कहता है कि ये एक्टिंग थी। जजेस को एक्टिंग रियलिस्टिक लगी, पर वो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग नहीं था, तो वो लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं। पर तभी उन्हें किसी का कॉल आता है और सान को 3 महीने के लिए ट्रेनी के रूप में टाइम दिया जाता है। खाजोन इस बात से बहुत हैप्पी होता है क्योंकि उसकी नौकरी बचाने की उम्मीद उसे नजर आ जाती है। वो इस खुशी में सान और स्काई को पार्टी करने के लिए चलने को बोलता है, पर वहाँ सान का कमीना एक्स आ जाता है। उसके आते ही सान छुप जाता है और कमीना एक्स खाजोन की इंसल्ट करता है क्योंकि खाजोन ने उसका पिछला एग्रीमेंट साइन नहीं किया था और इसी वजह से एक्स के मैनेजर पद से उसे हटा दिया गया था। लेकिन यहाँ स्काई उसे बोलता है कि खाजोन की नौकरी नहीं जाएगी क्योंकि एक बहुत ही अच्छे टैलेंटेड एक्टर मिल गया है उसे, और उसने फर्स्ट राउंड का ऑडिशन ऑलरेडी पास कर लिया है। अब ये सुनते ही एक्स छत पर जाता है और किसी को कॉल करके न्यू एक्टर यानी कि सान का खेल खत्म करने के लिए कहता है। पर सान भी चुपके से छत पर आ जाता है और उसकी बातें सुनता है। पर तभी उसका फोन बजता है और एक्स उसी की तरफ आने लगता है, मगर बीच में वही सिगरेट फेंकने वाला आदमी आ जाता है। अब यहाँ उस आदमी को देखते ही कमीना एक्स वहीं रुक जाता है और बहुत रेस्पेक्टफुली उससे बात करता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद वो आदमी सान से कहता है कि आगे से तुम्हें कोई भी काम पड़े तो बेफिक्र मेरे पास आना, मगर याद रखना कि कोई भी चीज फ्री में नहीं होती, तो सोच लेना। सान को ये आदमी बहुत वियर्ड लग रहा था, पर आज की इंसिडेंट के बाद उसे महसूस हो गया था कि हो ना हो इस कंपनी में इसके प्लेस बहुत ऊंचे होंगे। तभी तो कमीना एक्स इतना बड़ा एक्टर होने के बावजूद उससे डर रहा था। सान वहां से निकल जाता है, पर उस आदमी ने सान के फोन पर अपना नंबर डायल करके रख दिया था और सान ना चाहते हुए भी उसे सेव कर लेता है। इसके बाद खाजोन सान को बताता है कि उसे फोटो शूट करवाना होगा और साथ ही डॉक्यूमेंट उसे हाई अथॉरिटी को सबमिट करनी होगी। मगर सान के बारे में उसे डॉक्यूमेंट के नाम पर बस इतना मिलता है कि वो कॉलेज ड्रॉप आउट है, इंग्लिश बोलने उसे आती नहीं है और 5 बार जेल जा चुका है। अब खाजोन के सामने प्रॉब्लम बड़ी थी, पर वो इसके पॉजिटिव साइड को देखता है कि ये ऑर्डिनरी पर्सन है। फिर वो लोग फोटो शूट करने के लिए जाते हैं, मगर कमीने एक्स के प्लानिंग का शिकार बन जाते हैं। उनको कोई भी फोटोग्राफर नहीं मिलता। वहाँ से जब वो एक्टिंग क्लास जाते हैं तो वहाँ भी बहस करके उन्हें भगा दिया जाता है। खाजोन इस वजह से बहुत निराश हो जाता है और सान उसकी हेल्प करने के लिए उसी सिगरेट फेंकने वाले आदमी को कॉल करता है और फिर खाजोन से इंडस्ट्री के सबसे बड़े फोटोग्राफर के बारे में पूछता है। और सान के कहने पर खाजोन और स्काई उसके साथ फोटोग्राफर फाकिन से मिलने जाते हैं और फाकिन सान की बॉडी देखने के बाद डील करता है कि फोटो खींचेगा, लेकिन सान को उसके न्यूड मॉडल बनने होंगे। सान एग्री हो जाता है और रेडी होने चला जाता है और उस टाइम फाकिन स्काई की फोटो खींचता है, लेकिन स्काई को कैमरे की आवाज और लाइट से बहुत घबराहट महसूस होती है और वो वहां से भाग जाता है। फाकिन फिर सान की फोटो खींचता है और खाजोन को अपने बॉस का कॉल आता है कि एक्टिंग क्लास में जिस लेडी से उन्होंने बहस करी थी उसने खाजोन के खिलाफ कंप्लेंट कर दी है और उसकी सैलरी कट की जाएगी। खाजोन और सान तुरंत उसके बॉस के पास जाते हैं और सिचुएशन समझाने की कोशिश करते हैं,
तभी खाजोन को कमीने एक्स का कॉल आता है और फोन स्पीकर पर डालकर वो बॉस को सारी बातें सुना देता है। बॉस समझ जाते हैं और खाजोन बच जाता है, मगर सान उसके बॉस से पूछता है कि खाजोन को डांटने के लिए किसने बोला था, क्योंकि उस सिगरेट फेंकने वाले आदमी से उसने फोटोग्राफी की हेल्प के लिए नहीं बोला था, बल्कि पूछा था कि तुम कितने बड़े हो इस कंपनी में, और अगर ऐसा है तो मेरे मैनेजर को पनिशमेंट देकर दिखाओ। पर सान को यहाँ जवाब मिलता है कि उन्हें भी किसी का ऑर्डर मिला था और बताया गया था कि कोई पूछे तो बोलना कुछ नहीं पता मिस्टर टूबाट। सान समझ जाता है कि ये वही सिगरेट फेंकने वाला आदमी है, क्योंकि वही उसे मिस्टर टूबाट नाम से बोलता है। अब इवनिंग में वो आदमी सान को लोकेशन भेजता है और आने के लिए बोलता है। सान वहाँ जाता है तो वो एक बार था। वहाँ गेट पर उसे एंट्री नहीं मिलती है, पर मैनेजर उसे मिस्टर टूबाट बोलकर अंदर लेकर आते हैं और बार के अंदर कोने कमरे में उसे जाने के लिए बोलते हैं। सान वहाँ जाता है तो अंदर वही सिगरेट वाला आदमी बैठा था, मगर रूम में काफी सारे डॉक्यूमेंट्स और बुक्स बिखरे पड़े थे और उसी के बीच बैठकर वो आदमी अपना काम कर रहा था। सान वहाँ उस आदमी से उसका नाम पूछता है और आइडेंटिटी बताने के लिए कहता है, तो वो आदमी उसे अपना नाम जे बताता है और फिर सान से कहता है कि उसने बोला था कि कुछ भी चीज फ्री में नहीं मिलती, तो उसे कैसे पे करेगा वो। सान के पास उसे देने के लिए खुद के अलावा और कुछ भी नहीं थे, तो जे उसे वही जबरदस्ती किस करता है। मगर ये सब बस सान की इमेजिनेशन थी। जे उसके करीब तो आया था, लेकिन एक टैब देने जिसमें कुछ शॉर्ट फिल्म्स थे उसे देखने के लिए बोलता है और पूछता है कि अगर उसे चुनना होगा तो किस सीरीज को चुनेगा। और सान के जवाब से वो काफी इम्प्रेस होता है और उसके डायरेक्टर के बारे में उसे बताता है। इसके अगले दिन खाजोन सान को एक कैमरा देता है और कहता है कि जब वो एक्टिंग क्लास में जाएगा तो उसे सब कुछ रिकॉर्ड करना होगा ताकि बाद में काम आए। सान वैसा ही करता है, मगर एक्टिंग क्लास में उसे कुछ रूड और वियर्ड लोग मिलते हैं और उनमें से ही कोई उसके कैमरे को कमोड में फेंक देता है। सान उसे फिक्स करने के लिए दे देता है और उस शाम भी वो उस बार में जे से मिलने जाता है, मगर उसे बार के दूसरे साइड एक आदमी के पास लेकर जाया जाता है जो अपना नाम सिया बताता है और सान को बुरी तरह डराता है और पूछता है कि मेरे जे का पीछा क्यों कर रहे हो तुम। अब सान को समझ आ जाता है कि ये आदमी बुरा नहीं है, तो वो उसे बोलता है कि मुझे पता है आप बुरे इंसान नहीं है, तो नॉर्मल बात कीजिए। आदमी शांत हो जाता है और जे के बारे में उसे अच्छी अच्छी बातें बताता है, मगर जे खुद ही सान को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है और उसे अपने रूम में लेकर जाता है। फिर एक पेन ड्राइव देता है जिसमें कमीने एक्स की रिकॉर्डिंग थी जो खाजोन को बर्बाद करना चाहता था और इसके लिए वो न्यू एक्टर यानी कि सान को मारना चाहता था। इसके अगले दिन सान एक्टिंग क्लास के बाद जिम ज्वाइन करता है और वहाँ एक लड़के से पूरी तरह मार खाता है। यहाँ वो फाइट बैक कर सकता था, मगर एक कलीग टू ने बताया था उसे कि ऐसा करने पर उसके मैनेजर से लेकर उसके करीबी हर किसी को ये लोग टारगेट कर सकते हैं। सान फाइट के बाद उसके साथ वाले दो लड़के टू और वेब के साथ बार में पार्टी करने के लिए जाता है, पर वेब उन दोनों को एक कमरे में लेकर जाता है जहां पहले से ही कुछ अधेड़ उम्र के लोग बैठे थे जो काफी बड़े लग रहे थे, मगर उनके इरादे काफी नीच थे। वो लोग सान को उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी फायर अलार्म बजने लगता है और एक वेटर आग लग गई बोलते हुए उनके पास आता है। सान को लेकर वहां से भाग जाता है और पीछे के गेट से उसे बाहर लेकर आता है जहां पहले से ही जे अपने कार में उसका वेट कर रहा था। जे फिर सान को वहां से एक शांत प्लेस पर लेकर आता है और कहता है कि अब तो तुम्हें पता चल गया है कि इसके पीछे कौन है, तो तुम क्या करोगे। सान को उसकी बातें सुनकर फैमिली की याद आने लगती है, तो जे उसके मुंह में लॉलीपॉप डाल देता है और फिर किस करता है। इसके अगले दिन सान ऑफिस आता है तो उसे दो गुड न्यूज मिलते हैं। एक की स्काई ऑडिशन के लिए सिलेक्ट हुआ है और अगर इसमें उसका सिलेक्शन होता है तो उसे सीरीज में काम मिल सकता है, और दूसरी कि सान को एक ऐड मिला है और बस इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने होंगे और काम खत्म। लेकिन उधर कमीना एक्स खाजोन को बर्बाद करने के लिए सारी हदें पार करने को तैयार था। इसके बाद सान बॉक्सिंग क्लास में आता है और इस बार दोबारा उसके साथ वाले लड़के उसके फाइट करने के लिए चैलेंज करते हैं,
पर सान इस बार पूरी तरह श्योर कर लेता है कि यहाँ जो भी होगा इसके बाद उस पर या उसके मैनेजर पर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिए जाएंगे। और बस फाइट शुरू होती ही एक एक करके वो बुरी तरह सबकी धुलाई कर देता है और वेब को तो घूसा मारकर कमीने एक्स को मैसेज भिजवाता है कि सिर्फ उसके पीछे ही पावरफुल बैकअप नहीं है। इधर स्काई भी ऑडिशन में आया हुआ था और वहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अचानक से वो लोग कैमरा लेकर आ जाते हैं। स्काई को बोला गया था कि वहाँ कोई कैमरा नहीं होगा, पर अब कैमरा देखकर उसके अंदर का डर बाहर आ जाता है और वो ऑडिशन में फेल हो जाता है। वहीं सान को भी पता चलता है कि एक सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि काजोन से जुड़े सारे लोगों को टारगेट कर रहा है। सान को इससे निपटने को कोई तरीका समझ नहीं आता तो वो जे के पास जाता है और बोलता है कि उसे जल्द से जल्द डायरेक्टर ऑथर से मिलना है। जे उसे बोलता है कि वही डायरेक्टर ऑथर है, मगर सान बिलीव नहीं करता तो जे उसे एक इनविटेशन कार्ड देता है जहां डायरेक्टर ऑथर भी आने वाले थे। अब बस सान रेडी होकर वहां पहुंच जाता है और डायरेक्टर ऑथर के कमरे की ओर जाता है, पर उसे कमीना एक्स पीछे से देख लेता है और रोकता है। तभी जे गेट खोलता है और सान को किस करता है और गेट बंद कर देता है। सान उसको दूर हटाता है और पूछता है कि तुम डायरेक्टर ऑथर के रूम में क्या कर रहे हो। अब वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी और उसकी पोती भी बैठे थे जो जे को सर्व करना चाहते थे, मगर जे उन्हें भगा देता है और सान को जबरदस्ती किस करता है और उसे सेड्यूस करता है, पर सान वहाँ से भाग जाता है। मगर इसके बाद उसे टू से पता चलता है कि आजकल सब गॉसिप कर रहे हैं कि डायरेक्टर ऑथर एक न्यू लड़के को सपोर्ट कर रहा है और उसका नाम शायद मिस्टर टू भाट है। सान ये सुनकर चौंक जाता है क्योंकि इस नाम से तो जे उसे बुलाता है और उस शाम कमीने एक्स के सामने भी यही नाम बोला था उसने, तो इसका मतलब डायरेक्टर ऑथर कोई और नहीं जे ही है और उसने सान को बेवकूफ बनाया है। इधर कमीना एक्स की वजह से खाजोन के साथ कोई भी काम करने को तैयार नहीं था, तो सान उसकी हेल्प करने के लिए छोटा से छोटा काम करने को भी तैयार था। तो खाजोन उसे एक सस्ता सा डमीज पहनकर एड करने का काम करने के लिए बोलता है, क्योंकि आजकल खाजोन के बस का बस यही था। सान को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि ये चीज वो पहले भी कर चुका है, लेकिन वो उनके कॉस्ट्यूम को शूटिंग के बाद कुछ देर के लिए अपने पास रखने की परमिशन मांगता है और शूटिंग के बाद कॉस्ट्यूम पहनकर ही बियर के कैन लेकर जे के कमरे में जाता है। जे को लगा था कि ये उसका कोई एम्प्लॉय होगा, मगर आवाज सुनकर वो चौंक जाता है। वो दोबारा उसे बोलने के लिए कहता है और उसे हग करके रोने लगता है। फिर वो सान के कॉस्ट्यूम खोलकर उसके कमर में बने टैटू को देखता है और बहुत खुश हो जाता है। लेकिन अब टैटू का क्या खेल है इसे जानने के लिए 5 साल पीछे जाना होगा। तो एक शाम सान पैसों के लिए यही कॉस्ट्यूम पहने हुए था। तभी वो देखता है कि कुछ बदमाश जे को घेरे हुए हैं, तो वो उसे बचा लेता है, मगर जे को ये पसंद नहीं आता और फन खराब करने के लिए उसे ब्लेम करता है। सान इसके लिए उसके साथ सोने को तैयार हो जाता है और फिर दोनों होटल में जाते हैं और सब कुछ करने के बाद सान उसके मुंह पर पैसे फेंक कर आ जाता है। मगर जे को उसी टाइम से सान से प्यार हो जाता है और इतने सालों से वो बस उसी का ही वेट कर रहा था और आज फाइनली वो कंफर्म हो जाता है कि उसका क्रश प्यार सान ही है और वो उसे किस करता है, मगर सान को तो ये सब कुछ भी याद नहीं। दूसरी तरफ स्काई, जो कि अब फिल्म इंडस्ट्री छोड़ना चाहता था, वो वापस से कॉलेज ज्वाइन करता है, मगर उसके कॉलेज में फाकिन एज ए गेस्ट प्रोफेसर आते हैं और स्काई को ही अपना मॉडल चुनता है। मगर अगेन स्काई को कैमरे की आवाज से घबराहट होने लगती है। फाकिन इसके बारे में जानने की कोशिश करता है, पर स्काई कुछ भी नहीं बताता। इधर जे यानी कि डायरेक्टर ऑथर कह सकते हैं, सान को सेमेंट्री में लेकर आता है जहां एक लेडी को फूल चढ़ाता है। इसके बाद बार के उसी सीक्रेट रूम में लेकर जाता है और एक स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए देता है। साथ ही बताता है कि नेक्स्ट आने वाले सीरीज में उसका कमीना एक्स लीड रोल करने वाला है। मगर सान को तो उससे भी जरूरी काम था, तो वो बाहर के दूसरे कोने में सिया से मिलने जाता है और अपनी पूरी कहानी उसे बताता है। सिया कहानी सुनकर इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि शायद इसीलिए जे तुम पर इतना ट्रस्ट करता है,
तो आज जिस कब्र को वो तुम्हें विजिट करने के लिए लेकर गया था वो उसकी माँ का था, जो कि इस कंपनी की फाउंडर थी। उन्होंने इस ड्रीम एंटरटेनमेंट कंपनी को अपनी मेहनत से खड़ा किया था, लेकिन जिन पर उन्होंने भरोसा किया उसी ने उन्हें बहुत बड़ा धोखा दिया। उसके अंडर काम करने वाला आदमी कोंकियात उसे हटाकर खुद सीईओ बन गया। मेजर शेयर्स अपने हाथों में ले लिए। जे की माँ अपनी मेहनत को बर्बाद देकर बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने सुसाइड कर लिया। सान उसकी सारी बातें सुनने के बाद वहाँ से निकल जाता है। तभी जे उसे मैसेज करके कंपनी के टेरेस पर आने के लिए बोलता है और वहाँ से वो उसे अपने घर लेकर जाता है। सान उसके घर को देखता है जो बहुत बिखरा पड़ा हुआ था, कुछ भी चीज ऑर्गेनाइज नहीं थी और साथ ही वो जे के बचपन की और उसकी माँ की तस्वीर देखता है। यहाँ जे उसे बताता है कि बार में दूसरे कोने का वो आदमी उसका अपना अंकल है। तो उसकी माँ जब पापा को डिवोर्स देकर वापस थाईलैंड आई थी तो उन्होंने कंपनी शुरू की, पर किसी को भी नहीं पता था कि उनका बेटा दिखता कैसा है और उसका नाम क्या है। जे का सरनेम उसके पापा पर था तो उस पर किसी को भी डाउट नहीं हुआ। कुछ कनेक्शंस की वजह से उसे कंपनी में डायरेक्ट अपर पोजीशन में जॉब मिली थी और डायरेक्टर बन गया। मगर यहाँ सान को महसूस होता है कि जे बोलते बोलते सो रहा है। वो जे से पूछता है कि कितने दिनों से नहीं सोए हो और जे बताता है कि 3 दिनों से। सान जबरदस्ती उसे बेडरूम में लेकर जाता है, पर जे इंटीमेट होने की कोशिश करता है, मगर फिर नींद भारी हो जाती है और वो वैसे ही सो जाता है। सान आधी रात में उसके घर से बाहर जाता है, पर उसे वहाँ एक स्क्रिप्ट दिखता है जिसमें एक पर्सन को कैमरे से डर लगता है। उसकी कहानी थी बस। तो वो स्काई से मिलने पहुंच जाता है और उसे बोलता है कि अगर तुम जानना चाहते हो कि किसने तुम्हारा ऑडिशन खराब किया है तो शाम को लोकेशन पर आ जाना। और फिर वो कमीने एक्स को एक लेटर भिजवाता है। तो शाम होते ही कमीना एक्स लोकेशन पर पहुंच जाता है और वहाँ स्काई को देखकर उसे धमकाना शुरू कर देता है। पर सान वहाँ आ जाता है और उसे देखते ही कमीना एक्स वहाँ से भाग जाता है। अब स्काई को भी पता चल जाता है कि उसका करियर बर्बाद करने के पीछे उसका डर नहीं बल्कि ये कमीना एक्स था। वहीं खाजोन को एक ऑफर आता है और वो दोनों को ऑडिशन के लिए लेकर जाता है। वहाँ वही कैमरे से डरने वाला स्क्रिप्ट के ऑडिशन थे और स्काई का ऑडिशन उन्हें पसंद आ जाता है, पर सान का नहीं। लेकिन अब खाजोन को जैसे ही पता चलता है कि इसका स्पॉन्सर डायरेक्टर ऑथर है तो उसे सान पर डाउट होने लगता है। इसके बाद वो लोग फोटोशूट के लिए दोबारा फाकिन को हायर करते हैं। स्काई रेडी होकर कैमरा फेस करता है और दोबारा उसे घबराहट होने लगती है। वैसे उन लोगों को वही एक्सप्रेशन उसका चाहिए था, लेकिन फोटोशूट खत्म होते ही कुछ लोग बीटीएस सीन शूट करने की कोशिश करते हैं और स्काई बहुत घबरा जाता है और वो बुरी तरह नीचे गिर जाता है, हाथ जोड़कर माफी मांगता है और रोता है। यहाँ स्काई की हालत देखकर फाकिन खाजोन को डांटता है कि स्काई को कैमरा फोबिया नहीं है, उसे पैनिक अटैक आया था, ये बीमार है। खाजोन ये सुनकर बहुत वरीड हो जाता है और अब स्काई अपने डर का रीजन उन्हें बताता है कि स्कूल डेज में कुछ सीनियर्स को ग्रीट ना करने की वजह से बदला लेने के लिए उन्होंने उसके सारे कपड़े उतारे, उसका वीडियो शूट किया। ये ट्रॉमा उसके अंदर बैठ चुका है, इसी वजह से वो कैमरा से डरता है, क्योंकि जब भी उसे कैमरा नजर आता है उसे वही लोग दिखाई देने लगते हैं। अब जहां सान और स्काई अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे, वहीं अपकमिंग बड़े प्रोजेक्ट मेमोरी सीरीज के लिए बोर्ड मीटिंग होती है, जिसमें एज ए डायरेक्टर जे भी शामिल था और वहां कोंकियात कमीने एक्स को लीड एक्टर घोषित कर देता है। लेकिन जे यहाँ क्वेश्चन उठाता है कि उससे ज्यादा फैन फॉलोइंग वाला फेमस एक्टर पेंगुएन है उनके पास, तो क्यों ना उसे हायर करे। हालांकि सब कोंकियात की बातों पर अग्री होते हैं, मगर उसे ये पसंद नहीं आता कि जे उस पर क्वेश्चन कर रहा है, इसीलिए वो जे से बदला लेने का प्लान बनाता है। इधर सान और खाजोन स्काई को शूटिंग पर लेकर जाते हैं, मगर इसके बाद उन्हें एक न्यूज मिलती है कि नामगुएन को इंडस्ट्री से निकालने की बात चल रही है। तो बात ऐसी थी कि कुछ साल पहले नामनुएंग ने एक आदमी को अपनी कार से उड़ा दिया था और उसे बचाने के बजाय भाग गया था। लेकिन ये सब इंसिडेंट वहां लगे सीसीटीवी पर कैप्चर हो गया था और उस टाइम तो इस मामले को छुपाने में वो कामयाब हो गया था, पर अब वो नहीं बच सकता।
और साथ ही नामनुएंग और जे कॉलेज फ्रेंड्स थे, तो इस वजह से केस को दबाने के लिए जे पर भी मदद का आरोप लग रहा था। और यही था कोंगकियात का मास्टर प्लान कि एक तीर से दो निशाने। अब सान ये सब सुनते ही सीधे जे से मिलने पहुंच जाता है, पर जे का रूम लॉक था तो वो बाहर ही बैठे बैठे सो जाता है। और जब आंख खुलती है तो वो खुद को जे के बेड पर पाता है। और जे सान को करीब पाकर मौका कैसे छोड़े, पर सान उसे बोलता है कि वो कुछ बात करना चाहता है नामनुएंग को लेकर। और जे उसे बताता है कि नामनुएंग का वीडियो किसने लीक की है, इसका इन्वेस्टिगेशन किया मैंने, और वो आईडी तुम्हारे मैनेजर खाजोन का है। और मैं उस तरह का पर्सन नहीं हूँ जो गलत चीजों में किसी का साथ दे। लेकिन सान को भरोसा था कि खाजोन ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए जे उसे कुछ लिमिटेड टाइम देता है ताकि अपने मैनेजर को वो बेकसूर साबित कर सके। सान वहां से वापस आकर खाजोन से ये बात बोलता है तो खाजोन भी अपना सर पकड़ लेता है, क्योंकि उसे खुद ही इसका आइडिया नहीं था। अब उसे इनोसेंट साबित करने के लिए वो लोग प्लान बनाते हैं कि खाजोन नामनुएंग से बात करके उसका मैनेजर बन जाए। मे बी इस वजह से वो उस पर भरोसा करे और खाजोन उसे बता सके कि वीडियो उसने लीक नहीं किया है। खाजोन उसकी बात मानकर नामनुएंग के पास जाता है, पर वो उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। अब वो लोग खाजोन के मैटर के साथ साथ स्काई को भी शूटिंग में हेल्प कर रहे थे, पर उस दिन सेट पर उनका दूसरा लीड कैरेक्टर नहीं आता, इसीलिए डायरेक्टर सान को एक्टिंग करने के लिए बोलती है। लेकिन वहाँ जे पहुँच जाता है। वो सान को बाथरूम में लेकर जाता है और किस करता है और एक पेन ड्राइव उसे देता है। फिर सान वो पेन ड्राइव खाजोन को दे देता है और एक्टिंग शुरू करता है, जिसमें उसे छत से कूदकर सुसाइड करना था। सान उसे बहुत रियलिस्टिक प्ले करता है और डायरेक्टर को ये बहुत पसंद आ जाता है, तो वो तुरंत उस स्क्रिप्ट को लेकर जे यानी कि डायरेक्टर ऑथर के पास जाती है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट का स्पॉन्सर तो वही है, और उसे परमिशन लेकर स्क्रिप्ट को चेंज करवा देती है। इधर खाजोन भी पेन ड्राइव को चेक करने के बाद नामनुएंग के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि नामनुएंग की वीडियो उसके मैनेजर ने ही लीक की थी, कमीने एक्स और कोंगकियात के साथ मिलकर। नामनुएंग को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत निराश हो जाता है और खाजोन उसे समझाता है कि वो उसे अपना मैनेजर बना ले और एक नई शुरुआत करे। फिर नामनुएंग सिंसियरली विक्टिम के परिवार से माफी मांगता है और खुद कंफर्म करता है कि केस को दबाने में कंपनी के किसी भी मेंबर ने हेल्प नहीं की थी, ये उसका डिसीजन था। तो बस सारे केस क्लियर हो जाते हैं और जे पर से खतरा टल जाता है। इसके बाद सान दोबारा जे से मिलने के लिए जाता है और वहाँ जे सान को अपनी फीलिंग्स बताता है और उसे भी रियलाइज करने को बोलता है कि वो क्या चाहता है। तो अब केस क्लियर होने के बाद जे कंपनी में वापस आ जाता है और उससे मिलने कमीना एक्स आता है। वो जे को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश करता है, मगर जे सारे एविडेंस उसके सामने रख देता है कि वीडियो लीक करने वाला वही है, ताकि एक तीर से दो शिकार कर सके। पर उसका घटिया प्लान तो फेल हो गया था। कमीना एक्स ये सब सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे धमकी देकर चला जाता है। वही सान को भी डायरेक्टर स्क्रिप्ट बताती है, जो कि सुसाइड से बदलकर अब जीने की चाह पर आ गई थी। और सान को स्क्रिप्ट पढ़कर समझ आता है कि पास्ट के पेन में भी बहुत वोस्ट थे, जिसे याद करके जीने की इच्छा खत्म हो जाए। पर प्रेजेंट में उन लोगों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता जिन्होंने बिना किसी रीजन के तुम्हें हंसाया, तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें सपोर्ट किया। सान को ये सब बातें समझ आते ही वो सीधे जे के पास जाता है, उसे हग करके पहली बार बुरी तरह रोता है और फिर दोनों एज ए लवर एक हॉट नाइट स्पेंड करते हैं। मगर सान को महसूस होता है कि ये चीज उसने पहले भी फील करी है और जे उसे 5 साल पहले की उस शाम की याद दिलाता है और सान इमोशनल हो जाता है। इसके बाद जे सान को एक एड्रेस पर जाने के लिए बोलता है। सान जब वहां जाता है तो उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जिसे उसने पहले भी देखा था पर नहीं पता था कि ये कौन है। अब ये बूढ़ा आदमी जो है बिजनेसमैन के नाम पर एक बहुत ही बड़ा और घटिया गैंगस्टर है, जिसके लिए इलीगल काम करना कोई मुश्किल बात नहीं है। पर एक और चीज है जिसका वो बहुत शौकीन है, उसे यंग लड़कों में बड़ा इंटरेस्ट है और इसी वजह से उसने कई यंग लाइफ बर्बाद करी थी। पर इससे पहले कि वो सान को कुछ करता, जे वहाँ पहुँच जाता है
और वो गैंगस्टर बुड्ढा जे को धमकी देता है कि अगर वो अपनी माँ की तरह अपना एंड नहीं चाहता तो मेमोरी सीरीज जैसे बड़े प्रोजेक्ट से पीछे हट जाए। जे वहां से वापस आकर सान को उस बूढ़े गैंगस्टर के बारे में बताता है कि उसकी माँ के मौत के पीछे इसी का हाथ है और सान को वहां उसने इसीलिए भेजा था ताकि वो देख सके कि उसके कमीने एक्स को कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं और वो कितने वर्स्ट लोग हैं। उस रात सान जे के रूम में ही रुकता है, पर अगली सुबह सान को जे कहीं नजर नहीं आता। वो उसे कॉल भी करता है पर रिस्पॉन्स नहीं आता और इसी बीच उसे पता चलता है कि टू वही एक्टिंग क्लास वाला लड़का हॉस्पिटलाइज है। सान उससे मिलने जाता है और वो लड़का बताता है कि सनी यानी कि सान का वही कमीना एक्स एक स्पॉन्सर से मिलवाने के बहाने उसे लेकर गया और एक बूढ़े गैंगस्टर ने उसके साथ ऐसी हरकत की। अब सान उसे भी यहाँ रिवेंज लेने के बारे में सोचने को कहता है। अब इसके बाद सान को एक और बात पता चलती है कि मेमोरी सीरीज के लिए कमीने एक्स को लीड रोल दे दिया गया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा गया है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो गैंगस्टर बुड्ढा भी आता है और उसकी बुरी नजर स्काई पर पड़ती है। अब वहाँ सान को टू का मैसेज आता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये लोग सीक्रेटली पार्टी करेंगे और उसमें टू को भी बुलाया है। सान अब उसके बताए जगह पर पहुंच जाता है और अंदर टू को कमीना एक्स, कोंकियात और गैंगस्टर मिलकर 2 ठरकी आदमी को गिफ्ट करते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों। तो इसके बाद गैंगस्टर बुड्ढा किसी दूसरे लड़के को हॉन्ट करता है और टू इसकी वीडियो रिकॉर्ड करके सान को मैसेज करता है, मगर कमीना एक्स उसे पकड़ लेता है और गैंगस्टर को दिखा देता है कि उसने सान को वीडियो भेजा है। पर बूढ़ा सान को पहचान लेता है और समझ जाता है कि ये डायरेक्टर ऑथर यानी कि जे का आदमी है, इसीलिए वो अपने दुश्मनों का सफाई करने की जिम्मेदारी कमीना एक्स को देता है। वो सान और स्काई दोनों को अपने पास लाने के लिए कहता है। अब कमीना एक्स सान को ढूंढ लेता है और वार्न करता है कि उसका बदला सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। सान थोड़ा घबरा जाता है और स्काई को कॉल करता है। स्काई और खाजोन अभी तक तो ठीक थे पर बाद में नहीं रहने वाले थे, तो स्काई को किडनैप कर लिया जाता है और वो लोग सान को पकड़ने आते हैं। मगर जे का सीक्रेट बॉडीगार्ड, जो जे की माँ का बॉडीगार्ड हुआ करता था और जिन्हें सान की टीम बुड्ढा समझ रहे थे, वो उन गुंडों की धुलाई कर देता है। लेकिन वो लोग सान को कॉल करके अकेले एड्रेस पर आने के लिए बोलते हैं, नहीं तो स्काई नहीं बचेगा। सान अकेला वहां जाता है और सबको मारकर स्काई को बचा लेता है, मगर उसे जे का कॉल आने लगता है और कॉल रिसीव करने से पहले ही एक गुंडा उसे चाकू मार देता है और सान अपना होश खो देता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाता है और सामने होते हैं स्काई और खाजोन। वो दोनों तो उसके लिए बहुत वरीड थे क्योंकि पिछले 1 वीक से सान उठा नहीं था। अब सान के उठते ही उससे एक आदमी मिलने आता है। ये वही आदमी था जिसके अंडर सान डिलीवरी बॉय का काम करता था। इसके बाद एक और आदमी मिलने आता है और ये था सान का पिछला बॉस, यानी कि जिसके लिए सान पैसे वसूलने का काम किया करता था। वो सान को बताता है कि अंकल सिया उसके बचपन के दोस्त हुआ करते थे पर अब नहीं है। तो उसी ने कॉल करके बताया कि सान मुसीबत में है। वो वहां गया था पर जे भी पहुंच गया था वहां और उसे हॉस्पिटल लेकर आ गया। फिर उसी शाम सान से मिलने जे भी पहुंच जाता है। वो सान पर बहुत गुस्सा था, इसीलिए चाकू निकालकर अपने हाथ काट लेता है ताकि सान को भी महसूस हो सके कि उसे चोट लगी थी तब उसने क्या फील किया था। सान उससे माफी मांगता है और मरहम पट्टी कर दी जाती है, मगर अगली सुबह उसे फिर से जे कहीं दिखाई नहीं देता। पर जे का सीक्रेट बॉडीगार्ड उसे एक लाइव वीडियो दिखाता है जिसमें जे की कंपनी के बोर्ड की मीटिंग होती है और उस मीटिंग में वो बूढ़ा गैंगस्टर भी होता है जिसके साथ अब कोंकिया ड्रीम एंटरटेनमेंट कंपनी को मर्ज करना चाहता था और जे यानी कि डायरेक्टर ऑथर को कंपनी से बाहर करना चाहता था ताकि रास्ते में कोई भी कांटा ना बचे और वो लोग प्रोग्रेस करते रहे। पर जे वहां पहुंच जाता है और उनके लिए सर दर्द बन जाता है। वो उन्हें बताता है कि अगले बड़े प्रोजेक्ट मेमोरी सीरीज के लिए जो उन्होंने सॉन्ग चुना है वो तो कॉपीराइट है और उसके कॉपीराइट की परमिशन सिर्फ और सिर्फ उसके पास है।
तो यहाँ पता चलता है कि जे जब गायब हुआ था तो वो अपने अगले प्लानिंग की तैयारी में गया था। वहाँ वो सॉन्ग के रियल ओनर से मिला, उसके प्रोजेक्ट को खरीदा और अपने डैड से मिला जिन्होंने उसकी मदद की अपनी माँ का बदला लेने के लिए। अब यहाँ मीटिंग में सब उसे बोलते हैं कि सॉन्ग का क्या, दूसरा बना लेंगे, वैसे भी तुम कोई इस कंपनी के मालिक तो हो नहीं जो डिसाइड करोगे। पर जे यहाँ क्लाइमैक्स का दूसरा पार्ट ओपन करता है कि वो ही इस कंपनी के फाउंडर पाविनी का इकलौता बेटा है जिसके पास कंपनी के सबसे ज्यादा 61% शेयर्स हैं, क्योंकि उन्होंने अपने विल पहले ही बना कर रखे थे और अपनी कंपनी उन्होंने किसी के नाम नहीं किया था और वो प्रूफ डॉक्यूमेंट सबको दिखाता है। भाई साहब, अब कोंग्यात से लेकर कंपनी के सारे मेंबर्स की हालत खराब हो जाती है एक्सेप्ट 1 पर्सन जिन्होंने शुरू से ही जे की मदद की थी। गैंगस्टर बुढ़ा अब जे को धमकी देता है कि वो इसका बदला लेगा और कोंग्यात देश छोड़कर अंडरग्राउंड होने की प्लानिंग करता है, पर उसने इतने सारे दुश्मन पाल रखे थे तो उसका छुपना नामुमकिन था। उसका ड्राइवर ही उसे मार देता है। दूसरी तरफ गैंगस्टर बुढ़ा 2 को अपने कमरे में मंगवाता है और बुरी तरह मारता है और करंट लगाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस वहां आ जाती है और 2 को बचा लेती है, लेकिन बूढ़ा खुद को ही करंट लगाकर मर जाता है। वहीं जे भी हॉस्पिटल में सान से मिलने जाता है और सान भी उसे बहुत मिस कर रहा था तो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब इधर कमीना एक्स भी बिल्कुल अनाथ हो चुका था, उसके पास ना कोंग्यात और ना ही बूढ़े गैंगस्टर जैसे कोई सुगर डैडी थे। तो वो सान को कन्फ्रंट करने पहुंच जाता है और उसके मुंह पर पैसे फेंक कर बोलता है कि अपने पैसे लो और मेरी लाइफ से दूर हो जाओ, और धमकी देता है कि सान से वो दोबारा सब कुछ छीन लेगा, यहाँ तक कि डायरेक्टर ऑथर को भी। सान को उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आता है कि उसकी वजह से उसने अपनी फैमिली खो दी और इसे थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं है। तभी जे वहाँ आ जाता है और सान को किस करता है और कमीने एक्स को वहाँ से भगा देता है। इसके 6 महीने बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जे आता है जिसमें मेमोरी सीरीज की प्रीमियर को अनाउंस किया जाता है और लीड एक्टर स्काई को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। खाजोन और सान स्काई के लिए खुश होते हैं और फाकिन भी स्काई को कांग्रेचुलेट करने आता है, पर वहाँ सान से मिलने 2 भी आता है और वो सान को थैंक यू बोलता है उसे बचाने के लिए। इसके बाद सान को अंकल सिया का कॉल आता है और वो उसे एक वीडियो लिंक भेजते हैं जिसे सान के पुराने बॉस ने भेजा था। तो वीडियो कमीने एक्स की थी। पुराने बॉस ने सान का बदला उससे अच्छी तरह से लिया था, उसे कई सारे मर्दों से अब्यूज करवाया और उसकी वीडियो बनाकर उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। और फाइनली ये सब मैटर खत्म होने के बाद सान को एक सुकून महसूस होता है। आखिर सबको अपने अपने पेबैक मिल चुके थे और अब वो खुशी खुशी आराम से जे के साथ अपनी लाइफ बिता सकता है और सीरीज की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।